चलिए आज हम बात करते हैं कि रेडिएशन के क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन था जो 2019 में आया हुआ था। 2019 में नहीं, 2014 में आया हुआ था। एक क्वेश्चन है 2014 में गेट ये क्वेश्चन आया हुआ था, दैट इज़ गेट 2014। तो पढ़ते हैं, रेडिएशन का क्वेश्चन है। तो जैसे अभी हमने अगले एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन ये भी है। सो क्वेश्चन इज दैट रेडिएटिव हीट ट्रांसफर is intended between the inner surface of two very large parallel metal plates, while the upper plate is a black surface and is the warmer one being maintained at 727 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का मतलब है दो प्लेट हैं, उसमें से पहला प्लेट जो है वार्मर है वो 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, एंड द लोअर प्लेट इज डिफ्यूजिव। अभी इसके बारे में बताएंगे कि डिफ्यूजिव क्या होता है। एंड ग्रे सरफेस, डिफ्यूजिव एंड ग्रे सरफेस विथ एन इमिसिविटी ऑफ 0.7। मतलब जो सरफेस दे रखा है, पहला सरफेस तो हमारा ब्लैक सरफेस है और दूसरा जो सरफेस हमें दिया है दैट इज उसकी इमिसिविटी हमें पता है दैट इज 0.7, और दिया कि एंड इज केप्ट एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो दूसरा प्लेट है वो 227 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब क्वेश्चन है कि एज्यूम दैट द सरफेस आर sufficiently large to form a two surface enclosure and steady state condition to exist। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें गिवन है कि 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। अब पहला इसमें दो क्वेश्चन थे, पहली बात दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन में इसमें दे रखा है, पहला पूछ रखा है द इरेडिएशन इन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर फॉर द प्लेट। तो हमें सबसे पहले देखना है कि कितना इरेडिएशन हुआ है। मतलब अब देखो हम बताएंगे अभी इरेडिएशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, प्लेट बनाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमने बनाया दो प्लेट बनाई। अब अभी सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इरेडिएशन क्या होता है। इरेडिएशन के लिए जैसे हमने ये मान लिया हमारा ये पहला प्लेट ब्लैक है, और आप सबको पता है अगर ब्लैक होगा तो ब्लैक की इमिसिविटी होती है 1, और दूसरा सरफेस हमारा बोल रहा है इट इज़ ग्रे, और इसकी जो इमिसिविटी दे रखा है दैट इज़, ये हमें दे रखा है कितना, दैट इज़ 0.7, और इसका जो टेम्परेचर है वो दे रखा है 727, मतलब 727 प्लस 273। तो आप कर लो तो 1000 केल्विन, और सिमिलरली इसका जो दे रखा है, इसका टेम्परेचर दे रखा है 227, और अब इसमें हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि जितने भी हम यूज़ करते हैं उसमें केल्विन यूज़ करते हैं रेडिएशन में। तो दैट इज़ 500 केल्विन हमें ये दे रखा है, 500 केल्विन हमें दे रखा है। अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि इरेडिएशन क्या होता है। सो इरेडिएशन के बारे में हम आपको यहाँ बताते हैं इरेडिएशन क्या होता है। मान लो एक सरफेस है, सरफेस का मतलब होता है द रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट अपॉन अ सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मतलब किसी सरफेस पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में कितनी रेडिएशन एनर्जी आ रही है, कितना इस पे रेडिएशन एनर्जी आ रहा है, इसको डिनोट करते हैं दैट इज इरेडिएशन। एक होता है रेडियोसिटी का मतलब होता है कि इस बॉडी से, इस सरफेस से कितना रेडिएशन निकल रहा है, कितना रेडिएशन निकल रहा है। निकलना मतलब होता है एमिट मतलब होता है लीप, कुछ लीप करेगा और कुछ बॉडी से खुद एमिट होगा। सो दोनों को हम बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं जे से, कितना इससे निकल रहा है, और इस पर कितना आया और मतलब कितना आया और कितना निकला, इसको बोलते हैं रेडियोसिटी, और इसको बोलते हैं इरेडिएशन। मतलब इस सरफेस पे कितना रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, कितना रेडिएशन आया। तो सेम हमें निकालना है, क्वेश्चन है कि द इरेडिएशन फॉर द प्लेट 1, तो सेम निकालना है कि प्लेट 1 पे कितनी एनर्जी जाएगी, वो हम निकाल लेंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि अगर देखो, सबसे पहले अगर ब्लैक बॉडी के बारे में बात करें तो ब्लैक बॉडी के बारे में हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। ब्लैक बॉडी दैट इज़ परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, मतलब कोई भी चीज़ अगर इस पर आएगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। दूसरी बात हमें चाहिए कि आइडियल एमिटर होता है, एमिटर मतलब एनर्जी निकलती हुई है इससे, तो आइडियल एमिटर। और तीसरा होता है आइडियल एमिटर, और तीसरा होता है डिफ्यूजिव सरफेस होता है, ये दैट इज़ डिफ्यूजिव सरफेस होता है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है कि परफेक्ट एब्जॉर्बर है, आइडियल एमिटर और डिफ्यूजिव सरफेस भी है।
तो अब देखेंगे हम इसमें क्या होता है, डिफ्यूजिव सरफेस भी है। तो अभी हम एक चीज़ और आपको बताएंगे कि मतलब इसमें डिफ्यूजिव और ग्रे सरफेस का मतलब क्या है। तो डिफ्यूजिव का अगर हम देखें तो एक डिफ्यूजिव सरफेस के लिए सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ डिफ्यूजिव सरफेस। तो एक हम वो पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, इसको बोलते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। मैं आप बता दें आपको लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास एक कोई प्लेट है, तो डिफ्यूजिव सरफेस भी कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए पहले इसको ये लॉ देखना जरूरी है। तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजिव सरफेस में पढ़ते हैं एक लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। इसमें देखते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, ये नॉर्मल डायरेक्शन इसका, इस नॉर्मल डायरेक्शन में जो भी रेडिएशन आती है या इसको बोलते हैं कि नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसको बोलते हैं नॉर्मल मतलब इस प्लेट के परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल पे है, तो इसको बोलेंगे कि नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और एक होता है दैट इज उसको देखो, अगर हम मान लेते हैं कि किसी एक एंगल पे हमारी रेडिएशन एनर्जी आ रही है किसी एक एंगल पे, उस एंगल को हम बोल देते हैं दैट इज थीटा। इसको बोलते हैं आई क्या होता है दैट इसको क्या बोलेंगे, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन along a direction making an angle theta with respect to normal direction. So मतलब नॉर्मल डायरेक्शन से एक एंगल थीटा पे जो भी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है उसको डिनोट करते हैं दैट इज आई से। ये बोलता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लेकिन अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन तो हमने बोल ही दिया, इसको बोलेंगे कि यह नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल डायरेक्शन। तो अगर हमें इसको डिफाइन करना तो कैसे बोलेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दैट इज आई अलोंग एनी गिवन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप इसको स्पेसिफाई करो, जिस डायरेक्शन इसको बता रहे हो, इज डिफाइंड एज द रेडिएशन एनर्जी emitted from the surface of the body per unit time per unit area normal to that direction, इस नॉर्मल के डायरेक्शन में मेकिंग एन एंगल थीटा पर यूनिट सॉलिड एंगल अबाउट द डायरेक्शन, मतलब वही है मेकिंग एन एंगल थीटा या पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो आई को हम बोलते हैं दैट इज डी ई बाई डी ओमेगा, इसको बोलते हैं, ये तो हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है दैट इज स्टेरेडियन। सो इसको अगर हम डिफाइन करें दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर स्टेरेडियन हो गया। सो अगर हमें डी निकालना हो कि टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर, तो आई इंटू डी ओमेगा, तो अगर हम दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दें तो निकल जाएगा मेरा टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर, और किसी भी बॉडी की हम निकाल देंगे कि टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर कितनी होती है। तो इसका मतलब हमें एक समझ में आ गया, अब समझ में आया कि आई जो है यहाँ पे डिपेंड कर रही है किसी एक डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये किसके लिए है, ऐसी बॉडी जो डिफ्यूजिव नहीं हो, डिफ्यूजिव सरफेस, ये डिफ्यूजिव सरफेस अगर होता, डिफ्यूजिव सरफेस नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजिव सरफेस होता तो आई, तो यहाँ पे अगर डिफ्यूजिव सरफेस नहीं है तो आई हमारा डिपेंड कर रहा है कि एक डायरेक्शन में, किस एक डायरेक्शन नॉर्मल के एक एंगल पे ये हमारा आई आ रहा है। लेकिन अगर ये डिफ्यूजिव सरफेस हो गया, अगर ये डिफ्यूजिव सरफेस होता सो जो आई है इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, सो ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसको हमने बोल दिया डिफ्यूजिव सरफेस है, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होगी वो हर डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। ऐसा नहीं है कि आई अगर एक एंगल 30 डिग्री पे 40 है तो 45 डिग्री पे अलग होगा, ना 30 पे अगर 40 है तो 45 भी सेम होगा। तो आई मेरा जो नॉर्मल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है उसका जो ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आई है, ये जो मेरा होगा ये हर समय एक डायरेक्शन में है। लेकिन अगर डिफ्यूजिव सरफेस हो गया तो ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे थीटा का कोई भी वैल्यू हो तो आई की वैल्यू हर जगह सेम होगी। अब देखते हैं, तो समझ में आ गया कि हमारा डिफ्यूजिव सरफेस होता क्या है। अब बात करते हैं डिफ्यूजिव सरफेस का मतलब हमें समझ में आ गया कि जो आई है इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अब तीसरी बात हम बात करेंगे दैट इज ग्रे सरफेस की। सो ग्रे सरफेस के लिए आप सबको पहले एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ग्रे सरफेस क्या होता है। ग्रे सरफेस का मतलब है कि एक हमारा होता है मोनोक्रोमेटिक
मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन लैम्डा लैम्डा, ये इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ये सब याद रखना है कि अगर कहीं पे ग्रे सरफेस दिया हुआ है, इसका मतलब जो मोनोक्रोमेटिक, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी जो होगी वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। वेवलेंथ कुछ भी हो, ये डिपेंड नहीं करती। इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए नॉन ब्लैक बॉडी टू द मोनोक्रोमेटिक हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, इसका फॉर्मूला होता है। तो हाँ, आप देखते हैं ये हमारा ग्रे सरफेस का मतलब समझ में आ गया और डिफ्यूजिव सरफेस का मतलब समझ में आ गया। सो अब यहाँ देखते हैं कि अगर ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के बारे में हमने बात किया कि परफेक्ट एब्जॉर्बर होगा, आइडियल एमिटर होगा और डिफ्यूजिव सरफेस होगा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रेडिएशन तो इससे निकलेगी, उसको डिनोट करेंगे, दैट इज EB1। तो यहाँ से जब रेडिएशन निकलेगी, दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट मतलब कुछ डिस्टेंस में है, तो जो रेडिएशन यहाँ से निकलेगी वो यहाँ आएगी और मुझे पता है इसकी इमिसिविटी, मुझे पता है इमिसिविटी पता है। तो ये देखो ग्रे सरफेस है तो ऐसा है नहीं कि सब कुछ नहीं करेगा, ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कितना करेगा, देखो अब देखो एब्जॉर्बिटी क्या मतलब क्या होगी, इस पर कुछ रेडिएशन आया, रेडिएशन इस पर कुछ आया, इस रेडिएशन में इसने कितना एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब कितना करेगा, जिसने इमिसिविटी होती है। तो हमें पता है एक लॉ हम पढ़ते हैं, दैट इज जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो उनकी जो एब्जॉर्बिटी होती है वो उनकी इमिसिविटी के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी कितना करेगी, दैट इज F2 EB1, और मुझे पता है F2 EB1 को मैं लिख दूंगा दैट इज α2 EB1। इतना एब्जॉर्ब कर लिया, गिरा कितना EB1, और इसने एब्जॉर्ब कितना कर लिया α2। अब गया बाहर, यहाँ तो कुछ बाहर भी निकलेगा क्योंकि कुछ सब तो एब्जॉर्ब किया नहीं है। तो यहाँ से क्या था, दैट इज आया था EB1 और कितना एब्जॉर्ब हो गया α2 EB, मतलब इतना बचा और ये जाके इस पर जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं EB1 कॉमन लेता हूँ तो दैट हो जाएगा 1 - α2, ये तो निकल गया। अब दूसरी बात है, ये बॉडी ग्रे सरफेस तो ये भी कुछ ना कुछ रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगी, तो इसको डिनोट करते हैं दैट इज E2 से, तो ये भी कुछ करेगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि द इरेडिएशन फॉर द प्लेट, तो इरेडिएशन मतलब बता दिया कि किसी सरफेस पे कितना रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। तो अब पूछ रहा है कि फॉर द प्लेट 1, क्वेश्चन में प्लेट 1 है ना कि प्लेट 2। सो प्लेट 1 पे हमारी दो ही दिख रही हैं, तो मैं लिखूंगा दैट इज, मुझे पता है इरेडिएशन डिनोट करते हैं G से। तो मुझे पता है सबसे पहले ये एनर्जी गई यहाँ पे, दैट इज EB1 1 - α2 इतना। और दूसरा मुझे ये देखो यहाँ से ये तो एमिट हो रही है, निकल रही है यहाँ से, तो E2 यहाँ से मैं निकल लिया। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको ध्यान से देखेंगे कैसे। अब मुझे पता है कि अगर बॉडी EB1 है तो हाँ देखो, अब एक चीज़ और, ठीक है, अब मुझे एक इमिसिविटी का फॉर्मूला मुझे पता है। अगर इमिसिविटी मुझे गिवन है तो मैं बोलता हूँ कि इसको बोलते हैं टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए नॉन ब्लैक बॉडी टू द हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो यहाँ से मैं E को, जैसे E2 को मैं लिख सकता हूँ F2 एंड EB2। तो यहाँ मैं लिख दूंगा EB1 1 - α2 प्लस E2 को मैं यहाँ से लिख दूंगा, ये जो वैल्यू दे रखी है तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा दैट इज F2 EB2, क्योंकि मुझे पता है हम एक जो लॉ पढ़ते हैं उस लॉ में जहाँ से हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मेथड प्राप्त होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो पढ़ते हैं उसमें होता है ना कि जो ब्लैक बॉडी टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे EB1 है तो यहाँ मैं रखूँगा सिग्मा, क्योंकि अब इसको जब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो उनका एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे सिग्मा T1 की पावर 4 1 - α2 और F2 सिमिलरली EB2 लिखूँगा सिग्मा इंटू T2 की पावर 4। तो अब मैं यहाँ सिग्मा कॉमन ले रहा हूँ, दैट इज T1 की पावर 4 1 - α2 प्लस F2 T2 की पावर 4। सो सिग्मा वैल्यू हमें पता है, आप सब वैल्यू पुट करेंगे 5.67 10 की पावर -8
T1 मुझे पता 1000 की पावर 4 1 माई अल्फा टू की मैं जो वैल्यू पता है दैट इज 0.7। इमिसिविटी या एब्जॉर्बिटी सेम, इमिसिविटी या एब्जॉर्बिटी दोनों सेम है। प्लस 0.7 इंटू T2 कितना है दैट इज 5 पावर 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 19.49 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ तक तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो मैंने अच्छे समझा दिया। कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा फिर। हाँ, अब देखते हैं इसका पार्ट 2। उसने बोला इफ़, अब देखो पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया जिसमें पूछा था कि इरेडिएशन फॉर द प्लेट 1, प्लेट 1 के लिए कितना था हमने निकाल दिया। अब देखेंगे कि इफ प्लेट 1, इसका दूसरा पार्ट क्या है, इफ प्लेट 1 इज ऑल्सो अ डिफ्यूजिव एंड ग्रे सरफेस, मतलब जो हमारे पास दोनों प्लेट दे रखी हैं, अब इसको उसने ब्लैक ना मान के उसने बोल दिया ये जो प्लेट है ग्रे हो गई और इसकी इमिसिविटी उसने दे दिया 0.8। और जब उसने दे दिया 0.8 और दूसरे का हमें पता ही है दैट इज 0.7 हमें पहले से पता था। अब उसने बोला कि विथ एन इमिसिविटी 0.8 द नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज इन किलोवाट पर मीटर स्क्वायर बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2। तो देखो हमें इसका एक ये पता है कि अगर हमारे पास दो लॉन्ग सरफेस है तो हमें पता है कि अगर लॉन्ग सरफेस है, अगर जो जिसका टेम्परेचर कम दैट इज T1 T2 मैंने है मेरा 500 केल्विन और T1 मेरा था दैट इज 1000 केल्विन। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है कि इसको मुझे पता कि अगर मैं इसको 1 लेता हूँ या 2 लेता हूँ दैट इज 2 होगा, दोनों बराबर होंगे, F12 1 होगा और F21 मेरा लेस देन 1 होगा, ये तो हमें पता है। तो हमें इसका फॉर्मूला होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर मुझे निकालना है नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन प्लेट 1 एंड 2, तो मुझे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, सिग्मा T1 की पावर 4 T2 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन F�silon 1 अपॉन 1 अपॉन F�silon 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे बाद में चल के कि मतलब कैसे ये फॉर्मूला आता है, बाद में दिखाएंगे आपको। तो अभी के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्ट करेंगे। तो 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब देखिए हम यहाँ पे हमने एरिया नहीं लिया क्योंकि इसने पूछा है कि किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, किलोवाट पर मीटर, तो हमें एरिया लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। इंटू T1 मेरा दे रखा है 1000 की पावर 4 माइनस T2 दे रखा है दैट इज 500 की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन F�silon हमें 1 की वैल्यू दे रखा 0.8 प्लस 0.7 माइनस 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आता है 13.68 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो 13.6 है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे मिलते रहेंगे अगले क्वेश्चन में। तो अभी के लिए इतना ही। तो अभी जैसे हमने डिफ्यूजिव सरफेस के बारे में पढ़ा, ग्रे सरफेस के बारे में, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि मतलब रेडिएशन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, और फिर आगे बात करेंगे, रेडिएशन पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हीट एक्सचेंजर पे ऐसे हीट एक्सचेंजर के सारे क्वेश्चन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।